Good morning, student. Welcome on my YouTube channel Ashokan Biology. Today I am with you with a new topic of the ninth chemistry, measurement of the temperatures. ठीक है, जो टेम्परेचर को हम किस प्रकार से मापेंगे, टेम्परेचर होती क्या चीज है, ठीक है। आओ देखें। तो व्हाट इज द टेम्परेचर? फर्स्ट वी डिफाइन टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है। तो इट इज हॉटनेस and coldness of an object is called its temperature. कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या वो कितनी गर्म है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका टेम्परेचर बोलते हैं। कोई वस्तु क्या है, कितनी ठंडी है, कितनी क्या है, गर्म है, तो उसका क्या वो टेम्परेचर होगा। या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रिफ्लेक्ट द quantity of energy of motion of the component particles ठीक है। तो ये क्या है, पदार्थ की एक क्या है, विशेषता है, जिसमें क्या करता है, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कितनी जो अमाउंट एनर्जी है और उसके कारण उसकी जो पार्टिकल है उसकी मोशन क्या है, कितनी है, ठीक है। तो मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर इज द मोशन, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अंदर बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल्स, किसके में, बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ द मैटर्स। जितनी मोर द काइनेटिक एनर्जी, मोर आपस में क्या होगा, उनके में कोलिजन होगा। कोलिजन की ज्यादा होने से टकराव हो गया, टकराव होने से उसमें क्या होगा, हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होने से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। तो इसमें मतलब क्या आता है, जो एनर्जी है, मोर द एनर्जी मोर द मोशन मोर कोलिजन मोर इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो देयर आर जनरली टू स्केल्स फॉर measuring या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या उसको मापने के लिए हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। एक तो होता है फारेनहाइट के अंदर, एक होता है सेल्सियस में। फारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड। तो अगर हम सेल्सियस स्केल को माने तो ऑन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। लेकिन जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो जो सेल्सियस स्केल को हम क्या करते हैं, इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम 0 टू द 100, ठीक है। अगर फारेनहाइट के अंदर हम देखें तो फारेनहाइट में क्या होता है, 0 डिग्री किससे बराबर होता है, 32 फारेनहाइट से बराबर होगा। मतलब फारेनहाइट के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है, 32, बिलो द 32 फारेनहाइट से। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, वो कितना होगा, 212 फारेनहाइट। कितना होगा, 212 फारेनहाइट। क्या है ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो
इस तरह से हम इसको क्या करते हैं 180 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं किसको फारेनहाइट स्केल को। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है जहां अगर सेल्सियस स्केल के अंदर माने हम तो जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है सेल्सियस स्केल के ऊपर 100 होता है। उसी प्रकार जो फारेनहाइट स्केल होता है उसके ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है वाटर का कितना 32 फारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फारेनहाइट। ठीक है, तो दोनों जो हमारे स्केल है सेल्सियस और फारेनहाइट इनमें क्या है रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं अभी। रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट and Celsius scale इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास टेम्परेचर फारेनहाइट में हो तो आप सेल्सियस में निकाल सकते हैं। सेल्सियस में है आपके पास तो आप उसको फारेनहाइट में बता सकते हो ये टेम्परेचर इतना फारेनहाइट है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो C डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट -32 बाई 9। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी। अब हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 9/5 हमारे पास क्या था जो टेम्परेचर किसमें सेल्सियस में था ना, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 37 को पुट कर देंगे। ठीक है, 37 इंटू 37 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन द फारेनहाइट। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप कट करोगे तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 5 7 35 बच गया 2 तो 5 चौका 20। कितना 5 चौका 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो 9 चौके 36 हासिल कितने का आ गया 3 9 से 23 और 3 66। कितना हो गया 66 66.6 प्लस क्या हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फारेनहाइट। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 66.6 और 32.0 तो 6.6 और 2 8 और ये हो गया हमारा 9 तो कितना हो गया 98.6 फारेनहाइट। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर नॉर्मली 37 होता है तो फारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फारेनहाइट। कितना होता है 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, अगर मान लिया आपके पास फारेनहाइट में है, दोबारा से आपको क्या करना है डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले में सेम चीज पुट कर दोगे। चलो उसको देखते हैं एक बार। मान लिया आपके पास क्या है 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था और इज इक्वल टू क्या है 98.6। ठीक है, अब आपको क्या करना है निकालना टेम्परेचर किसके अंदर है डिग्री सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, उससे पहले आप क्या करोगे 9/5 T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32 यहां पर प्लस का था उस साइड में क्या होगा माइनस का हो गया। ठीक है,
अब देखो 9/5 टी डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लगभग इतना ही हो जाएगा 66.6। अब इसको क्या करोगे, अब ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, अब उस साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा, क्या किसमें हो जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 66.6 इंटू 5/9। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, मेजर करोगे तो हमारा जो टेम्परेचर है कितना आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला के द्वारा टेम्परेचर को फारेनहाइट के अंदर भी और फारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर, दोनों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो टेम्परेचर होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम मानते हैं केल्विन। क्या मानते हैं, केल्विन। ठीक है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर्स। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है सीबीएसई में भी, जो केल्विन को हम सबसे बेस्ट यूनिट क्यों मानते हैं मेजरमेंट की ऑन द टेम्परेचर स्केल। On temperature scale, why Kelvin is known as the best unit? Oh sorry, best measuring scales. क्योंकि जो केल्विन होता है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए केल्विन स्केल को हम सबसे बेस्ट मानते हैं इन द टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के अंदर केल्विन की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए सबसे ये बेस्ट होता है। ठीक है, तो जो केल्विन का अगर 0 पॉइंट हो, टेम्परेचर कितने का हो, 0 पॉइंट ऑफ केल्विन, 0 पॉइंट ऑफ केल्विन is known as absolute zero, is known as a absolute zero। तो केल्विन का जो 0 पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास तीनों तरह के स्केल हैं, एक केल्विन है हमारे पास, एक डिग्री सेल्सियस वाला है और एक हमारे पास फारेनहाइट का। ठीक है, ये स्केल मान लिया हमने। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर है केल्विन के अंदर, ये सेल्सियस के अंदर, और ये मान लिया हमारे पास फारेनहाइट के अंदर। किसमें है, फारेनहाइट। अब मान लिया यहां से क्या है, टेम्परेचर स्केल क्या स्टार्ट होता है, तो ये मान लिया आपने 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री। तो केल्विन के अंदर कितना होगा 273, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। वैसे तो प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये होता है 273.15 केल्विन। कितना होता है 1.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस है एक्यूरेट तो होता है 273.15, हम इसको रफली 273 मान लेते हैं। ठीक है, फारेनहाइट के अंदर होता है 32, कितना होता है 32 फारेनहाइट। ठीक है, एक होता है हमारा रूम टेम्परेचर। अगर मान लिया रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं हम रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मली टेम्परेचर होता है। अगर सेल्सियस के अंदर 25 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि 273 तो क्या था 0 बराबर था ना, आपने प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 278, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 5 और 3 8, 298, कितना हो जाएगा 298। ठीक है, अगर आप इसको इसमें निकालोगे तो ये होता है हमारा नियरली 77, कितना होता है 77 फारेनहाइट। कितना होता है 77।
हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अगर मान लिया हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, कितना है 37 है, तो केल्विन स्केल के ऊपर कितना होगा वो 312 केल्विन, कितना होगा 312 केल्विन, ठीक है। अगर सेल्सियस पे इतना है तो और इसके अंदर कितना होगा, आपने अभी निकाला था, कितना निकाला था 98.6 निकाला था, ठीक है। अगर हमारा सेल्सियस स्केल के ऊपर अगर टेम्परेचर कितना है 100 है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर कितना होगा 373, कितना होगा 373 केल्विन, कितना होगा 373 केल्विन। और अगर हम फारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा ये 212 फारेनहाइट, कितना होता है 212, ठीक है। तो हम इनको स्टैंडर्ड मान के इनको इस तरह से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है, अब हमने देखा था हमारे पास टेम्परेचर अगर सेल्सियस में तो फारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फारेनहाइट में तो हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपके पास टेम्परेचर किसमें हो, केल्विन में हो, किसमें हो केल्विन में, सेल्सियस में कैसे बदलोगे, सेल्सियस में है तो केल्विन में कैसे बदलोगे, ठीक है। तो जो केल्विन है इजिकल टू क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। ये एक क्या है सेकंड फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपका ये मान लो या ये मान लो, और सेकंड ये मान लिया आपने फर्स्ट है तो सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है ये, ठीक है। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लिया आपके पास का टेम्परेचर है 37, कितना है 37 ही मान लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर, किसमें करना है केल्विन के अंदर करना है। आपके पास क्या 37, आपके पास क्या केल्विन कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है के डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। डिग्री सेल्सियस कितना आपके पास 37 है, कितना है 37, तो केल्विन इज इक्वल टू 37 प्लस क्या हो जाएगा 273, तो K इज इक्वल टू 2, एक मिनट 310, कितना हो जाएगा 310 केल्विन के बराबर, ठीक है। अगर मान लिया आपके पास टेम्परेचर किसमें है केल्विन में, क्या है केल्विन के अंदर है, और अगर आपको करना है वो कन्वर्ट करना है किसके अंदर सेल्सियस के अंदर। अगर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है सबसे आगे, इन्होंने दिया आपके पास 400 केल्विन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, किसमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, क्या था आपके पास केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, आपके पास कितना केल्विन है 400 केल्विन है। केल्विन की यूनिट कहां है यहां पर, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम केल्विन लगाएंगे, कितना 400 इक्वल टू क्या था 0 डिग्री सेल्सियस था प्लस क्या था 273। हमने निकालना क्या चीज है टेम्परेचर में निकालना, हमने डिग्री सेल्सियस में निकालना है, इसलिए ये चीज तो रहेगी साइड में, ये चीज इस साइड में क्या है 273, क्या प्लस का ना पॉजिटिव है तो इस साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 400 माइनस 273। अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आता है 127 डिग्री सेल्सियस, कितना देगा ये 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आया ना, इजी था ना बिल्कुल, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंज ऑफ द स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, जो स्टेट है मैटर की उसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं,
मेनली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, तो इट इज चेंज इन विच मैटर चेंज फ्रॉम one state to another या अदर, ठीक है, अदर स्टेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द स्टेट। भी कोई भी मैटर है उसने अपनी अवस्था को चेंज कर लिया। ठीक है, तो जब भी मैटर क्या करता है, कोई भी चेंज अपनी अवस्था को चेंज करता है, तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज करता है। मतलब मैटर के अंदर जब कोई भी उसकी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होगी ना, तो वो फिजिकली क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो दिस इज ए फिजिकल चेंज, दिस इज ए फिजिकल चेंज। क्या है फिजिकल चेंज? चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मैटर की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो ओनली फिजिकल, नॉट केमिकली। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे फिजिकल चेंज क्या होते हैं? तो दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल फॉर्म या फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर कैन चेंज, नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी। जिसमें किसी भी कोई भी जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्या चेंज होती हो? इसमें फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, चेंज होंगी। क्या चेंज होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट केमिकल, नॉट केमिकल, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी उसकी से। अब मान लिया आपके पास जो वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर, किसके ऊपर? अगर वाटर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर है, स्टैंडर्ड एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर है, तो वाटर आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। तो एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो वाटर विल बी इन द स्टेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। अगर आपने टेम्परेचर को लो कर दिया, ठीक है, बिलो जीरो कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वाटर चेंज इनटू द सॉलिड। ठीक है, अगर आपने 0 या 0 से अबव कर दिया, तो वापस क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अगर आपने और भी ज्यादा कर दिया, मान लिया आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये चेंज हो जाएगा अनदर स्टेट के अंदर, जिसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट, या उसकी वेपर फॉर्म के अंदर, या फिर वो वेपर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर? अब देखते हैं। How can we change the state of matter? तो मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 तरीके हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड हैं? देयर आर 3 मेथड्स by which we change the state of the matters. First है by applying temperature, by applying pressure, और by applying both। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, टेम्परेचर प्लस प्रेशर दोनों को अप्लाई करके भी हम मैटर स्टेट को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे
by applying the temperatures. How by applying the temperature we can change the state of the matter? तो फर्स्ट क्या हमारा by applying या by applying temperatures. How can we change the state of the matter? हम मैटर की स्टेट को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो अब मान लिया आपके पास क्या है, सिंपल वाटर है. क्या है? वाटर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने को बोला कि किसकी फॉर्म में होगा ये? लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा. किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा. अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, पानी को आपने क्या किया, ठंडा किया, कोल्ड कर दिया, मतलब टेम्परेचर आपने कम कर दिया, तो इससे बन जाएगा आइस. क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा. लिक्विड था आपके पास, लिक्विड का आपने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, चेंज हो जाएगा इसमें आइस में. आइस में कब चेंज हुआ? जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, डाउन किया. ठीक है. सेकंड आपने क्या किया, जब आपके पास आइस है, आइस को आपने क्या कर दिया, हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया. वाटर दोबारा किसमें चेंज हो गया? लिक्विड के अंदर. ठीक है. अब आपने क्या किया, जो लिक्विड है, क्या है? लिक्विड. लिक्विड को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, मतलब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. क्या कर दिया? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. तो उससे क्या बनेगा? गैस. गैस क्या बनेंगे? बोलेंगे हम वाटर वेपर्स. क्या बनेंगे? वाटर वेपर. ठीक है. अगर वाटर वेपर को आपने दोबारा से कंडेंस कर दिया, मतलब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, सॉरी टेम्परेचर कम कर दिया, तो वाटर वेपर आपस से किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर. तो चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर इज ए रिवर्सिबल चेंज. जब हम किसी मैटर की अवस्था को चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? एक तरह से रिवर्सिबल चेंज होता है. तो जो वाटर वेपर होते हैं, वेपर क्या होते हैं? तो वेपर इज ए गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर. ये क्या है? इट इज gaseous state of matter which can coexist as liquid or solid. As liquid or solid. तो वाटर पे क्या होते हैं? तो ये गैसेस स्टेट है किसकी? मैटर की, जिसमें कोई भी लिक्विड की तरह भी और एक सॉलिड की तरह क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है. सॉलिड की तरह भी और लिक्विड स्टेट दोनों के अंदर, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में भी क्या अगर वो एग्जिस्ट कर सकता है. तो वो क्या होता है? इसके वेपर्स होते हैं. क्या उसको होते हैं? वाटर वेपर्स. पानी की वो अवस्था. वाटर वेपर्स क्या है? गैसेस स्टेट है किसकी? पानी की. मैटर मतलब क्या? हमारे पास पानी है. ठीक है. तो जिसमें क्या करना है, ये एडजस्ट कर सकता है लिक्विड के अंदर भी और सॉलिड स्टेट के अंदर भी. ठीक है. तो नेक्स्ट है चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग्स. हम क्या, हमारे पास क्या है? सॉलिड है, उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे इसके अंदर, लिक्विड के अंदर. मान लिया आपके पास क्या है? आइस है. आइस को आपने चेंज करना है सिंपल वाटर में या लिक्विड के अंदर. ठीक है. तो आप कैसे चेंज करोगे? आपके पास क्या था? आइस था. आइस से बनाना आपने सिंपल वाटर या लिक्विड. ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं? चेंज करेंगे. ये क्या हमारे पास? सॉलिड. सॉलिड को चेंज करेंगे लिक्विड के अंदर. जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. तो ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस. इट इज ए प्रोसेस in which solid state of matter change into liquid
चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, बाय हीटिंग, उसको गर्म करके। आपने मैटर को सॉलिड फॉर्म में गर्म किया, उसको चेंज कर दिया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं बाय हीटिंग, इज कॉल्ड एज ए मेल्टिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग। हमने उसको पिघला दिया, क्या करके, बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से वो क्या हो गया, उसका फ्यूजन हो गया या वो मेल्ट हो गया। ठीक है, फ्यूजन या मेल्ट। ये तो सिंपल क्या होता है, मेल्ट होता है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर at which a solid change into liquid under atmospheric pressures, under the 1 atmospheric pressure। द टेम्परेचर, वह तापमान जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड क्या होगा, चेंज हो जाएगा लिक्विड के अंदर, इनटू द लिक्विड अंडर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो सब्सटेंस का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे वो जो आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ क्या करती है, पिघलना शुरू कर देगी। ठीक है, वो चेंज होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जब चेंज होगी लिक्विड में या वाटर में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये जो टेम्परेचर क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर और अंडर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ए आइस कैन चेंज इनटू द लिक्विड्स। ठीक है, कई बार हम ये एक क्वेश्चन आता है, मान लिया आपके पास क्या है, बर्फ है। जब आप बर्फ को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता। ठीक है, why melting of the ice, या why during melting of ice, जब हम आइस को मेल्ट करेंगे, देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज क्यों नहीं होता। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप मान ले आपके पास क्या है, एक क्यूब है, 76 में क्या है, आइस क्यूब है। क्या है, आइस क्यूब। इसमें कुछ क्या है, वाटर मान लिया हमने बीच में, क्या है ये, वाटर। आप यहां से क्या कर रहे हो, इसको सेपरेट लैब से क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट। ठीक है, तो जब तक ये आइस मेल्ट नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आइस मेल्ट नहीं होगी, तो सेपरेट लैब के द्वारा जो आपने हीट दी है, लैब के द्वारा जो आपने हीट दी है, तो वो हीट क्या होगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड या आइस। आइस के पार्टिकल के बीच में, आइस क्या सॉलिड फॉर्म होती है ना, आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है यहाँ पर वाटर। तो वाटर जो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल को जब तक कम नहीं होगा, जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा, कम नहीं होगा, तब तक वह टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब जब तक क्या होता है, बर्फ का पानी बनता है, बर्फ का क्या बनता है, पानी। तो जो एनर्जी हम क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, यूज होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है, जब बर्फ होती है ना, बर्फ को हम पिघलाते हैं। ठीक है, जब हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करते टाइम क्या होगा, जब क्या होगी, हमारा जो आइस है वो लिक्विड में चेंज होगा। तो जब तक वो पूरी तरह से चेंज नहीं होगा ना, तो जो हीट दी जाएगी, तो वो आइस के जो मॉलिक्यूल है उनके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाएगी, क्योंकि उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी हीट प्रोवाइड क्यों ना कर लो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही वाटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, पानी के अंदर, सॉरी आइस चेंज हो जाएगा पानी के अंदर, बर्फ चेंज होगा पानी में।
तो उसके बाद अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आएगी, तब वो क्या करेंगे, टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा, तब उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज टेम्परेचर विल बी रिमेन सेम, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लाने में एबल नहीं है, उसकी मूवमेंट करवाने में एबल नहीं होती, क्योंकि जो हीट सप्लाई करते हैं वो जो आइस के मॉलिक्यूल है उनके द्वारा वो ट्रैक कर ले जाती है, एब्जॉर्ब कर ले जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था यही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।